एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात लेकर। आप सभी का खैर मकदम खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नईम। आदाब, नमस्कार। मेरे अजीज़ दोस्तों, क्या आपने बच्चों को मुबारकबाद दी, शाबाशी दी? और अगर नहीं दी तो देर मत कीजिए, जल्दी से हमारे सुर में सुर मिलाइए और कह दीजिए बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों, शाबाश, क्या बात है, कीप इट अप। जी हाँ दोस्तों, 10वीं और 12वीं जमात का रिजल्ट आउट हो गया है, ये तो आप और हम सभी जानते हैं। और इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बाजी मार ली है। अगर 12वीं क्लास के रिज़ल्ट की बात की जाए दोस्तों, तो कुल फ़ीसद रहा 88.78%। इसमें लड़कियों ने जो बाजी मारी 92.15% के साथ, और लड़के रहे उनसे थोड़ा था पीछे। उसके बाद वाली पायदान पर 86.19% नंबर्स लेकर। दोस्तों, बच्चियां जब कामयाबी होती हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ती हैं तो खुशी होती है। और ये भी एक सच्चाई है कि आज के दौर में लड़कियां लड़कों से किसी भी मैदान में पीछे नहीं हैं। तालीम निस्वा की जब बात आती है तो दो शख्सियात की बहुत याद आती है, और तालीम निस्वा के लिए उनकी जो खिदमत हैं उनको सलाम करने का जी चाहता है। इनमें पहली शख्सियत हैं मारूफ फ़िलोसोफ़र, स्कॉलर, अजीम रहनुमा, शफ़ीक़ उस्ताद, माहिर तालीम सर सैयद अहमद ख़ान। लड़कियों की तालीम के लिए आप हमेशा कोशा रहें, और इसी का नतीजा आज हमारे सामने है दोस्तों। और दूसरी शख्सियत जो तालीम निस्वा की हमेशा हामी रही, वो हैं हिंदी अदब की मारूफ शख्सियत अदीबा, माहिर तालीम, मोहतरमा महादेवी वर्मा। वो भी यही चाहती थी कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चक्की ही ना करें, बल्कि हर फील्ड में तरक्की करें और आगे बढ़ें और आला तालीम हासिल करें। बहरकैफ, सभी कामयाब होने वाले बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद और शाबाश उर्दू सर्विस की पूरी टीम की जानिब से। और फिलहाल सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियां। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। हुनरमंदी के आलमी दिन के मौके पर आज डिजिटल कॉन्फ्रेंस से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। कहा कि कोरोना के दौर में मौजूनियत बरकरार रखने का मंत्र हुनरमंदी की तजदीद और हुनरमंदी में इजाफा है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकटा नायडू का इल्म और हुनरमंदी को परवान चढ़ाने की जरूरत पर जोर। 15वीं भारत यूरोपीय यूनियन सरबराह मीटिंग आज वर्चुअल तरीके से मुनक्किद हुई। कोविड के बाद के दौर में भारत को अहम रोल अदा करना होगा, यूरोपीय यूनियन के सफीर। कोरोना वायरस के मरीजों के सेहतियाब होने की शरह 63.24% तक पहुंची। मुल्क में अब तक सेहतियाब हुए मरीजों की तादाद हुई 5,92,032। पिछले 24 घंटों में सेहतियाब हुए अफराद की तादाद 20,572 हुई है। भारत ने कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। ICMR पिछले 24 घंटों में 3,20,161 नमूनों की हुई जांच, और मुल्क में अब तक कोरोना के 1,24,12,664 नमूनों की जांच की जा चुकी है। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। नीति आयोग के सरकर्दा अटल इख्तिराई मिशन ने कोविड-19 से मुतालिक इख्तिराई हल के साथ स्टार्टअप्स की मदद करने की खातिर दीगर वजारतों के साथ तालमेल किया। CBSE ने आज 10वीं क्लास के नतीजों का किया ऐलान। अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी तलबा को वापस भेजने का मंसूबा किया तर्क, जिनके कोर्सेज पूरी तरह ऑनलाइन हो गए हैं। बरतानिया ने अपनी कंपनियों पर चीन की टेलीकॉम कंपनी हुवावे से 5G सामान हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी। ट्रंप ने हांगकांग के खिलाफ जाबराना कवानीन नाफिज करने वाले चीन के एहलकारों पर पाबंदियों से मुतालिक बिल पर दस्तखत किए।
कोरोना वायरस दुनिया भर में संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। WHO और खेलों के महकमे के वजीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 रियासतों के मुतल्लिका वजीरों और आला अहलकारों के साथ की मीटिंग। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। शुक्रिया फूला साहिबा, हम सभी लोगों को मालूमात पहुंचाने के लिए ताज़ा खबरों के ज़रिए कि क्या कुछ रहा आज पूरा दिन। तमाम सुनने वालों की खिदमत में सबीहा का पुरखुलूस आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? दसो जी, असी तो चंगे हैं और उम्मीद यही है कि तुसी भी चंगे होगे जी। आप सबकी बहुत याद आती है, सच्ची में बता रही हूँ मैं बिल्कुल। और इसीलिए ये उर्दू सर्विस की कोशिश है कि एक मुलाकात इस तौर पर भी होनी चाहिए, यानी यूट्यूब के ज़रिए। सोशल मीडिया लाइव आप हर दिन सुनते हैं और यकीन जानिए कि बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि ये भी एक इसी नौइयत का प्रोग्राम है कि आप लोग प्रोग्राम देखते हैं, साथ ही साथ आप सबकी शमूलियत होती है, आपके कमेंट्स होते रहते हैं जिन्हें पढ़कर हमारी हौसला अफजाई होती है। आप सबका पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी। हमें इसी तरह से हौसला देते रहिएगा और अपनी मोहब्बतें इसी तरह हमारे नाम करते रहिएगा। और हमारा भी ये वादा है जनाब कि हम भी इसी तरह से प्रोग्राम नश्र करते रहेंगे। हमारी और आपकी मुलाकातों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। अच्छा, घर में बताइए सब लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब पूरी टीम हमारी खैरियत से है। कई बार कुछ लोगों के पैगामात मिलते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि उर्दू सर्विस के तमाम मेंबर्स, पूरी टीम कैसी है, इन हालात में सब लोग खैरियत से हैं। तो सबकी तरफ से मैं बता रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों की आवाज़ें आप सुनते हैं वो सब तो हैं ही खैरियत से। जिन लोगों की आवाज़ें फ़िलहाल आप तक नहीं पहुँच रही हैं, हमारे वो तमाम टीम मेंबर्स भी बखैर व आफ़ियत है, खुदा का शुक्र है। सब अपने अपने घरों में, थोड़ा माहौल के हिसाब से ये ज़रूरी भी था, लेकिन हाँ, सब खैरियत से हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग भी जहाँ भी रहें, अपने घरों में रहें, चाहे अपने काम पर रहें, थोड़ी एहतियात बरतते रहें, थोड़ा अपना ख्याल रखें, ताकि आप सब भी हमेशा खैरियत से रहें, खुशहाल रहें। आपकी फैमिली, बच्चे, बुज़ुर्ग, घर के सभी लोग हमेशा अल्लाह ताला आप सब पर अपनी मेहर, अपना करम कायम रखे। अच्छा, मौसम बदल गया, बरसात का मौसम आ गया और ये तशवीश वाली थोड़ी सी बात होती है कि जब मौसम बदलता है तो कुछ परेशानियां सेहत की तरफ से हो जाती हैं। मामूली सी चीज़ें हैं, अगर ज़रा सी एहतियात बरत ली जाए तो कोई परेशानी भी नहीं है। डॉक्टर आशुतोष यहाँ हमारे साथ हैं, सिंगापुर से हैं, और वो बता रहे हैं कि कोरोना का मामला भी चल रहा है और ऐसे में जब ये मौसम बदलता है तो कई बार लोगों के जहन में ये फिक्र होने लगती है कि अब कैसे, किस तरह से हम अपनी सेहत के तई क्या इक़दामात करेंगे। तो चलिए डॉक्टर साहब को सुनते हैं और ये तशवीश आपके, हमारे, हम सबके जो जहनों में है उसे दूर कर लेते हैं। नमस्कार, मैं सिंगापुर से डॉक्टर आशुतोष बोल रहा हूँ। कोरोना अब हमारे साथ रहेगा, ये बात तो अपन सब लोग समझ गए हैं। अब कोरोना के साथ जिया कैसे जाए बिना डरे, उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये वायरस जो है वो नाक और मुंह के द्वारा ही शरीर में प्रवेश लेता है, तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क ऐसा खरीदिए जिसके ऊपर एक बेसिकली एल्यूमिनियम की छोटी सी पट्टी हो, क्योंकि हमारे नाक अलग अलग हैं। किसी का खड़ा नाक है, किसी का चपटा नाक है, तो ऊपर से भी हवा जा सकती है। इसलिए वो एल्यूमिनियम की पट्टी को हम दबा देते हैं नाक के ऊपर, और वो मास्क बेसिकली नाक का शेप ले लेता है ताकि ऊपर से हवा नहीं जाती। डिस्पोजेबल मास्क यूज़ करना चाहिए ताकि शाम को उसे फेंक दिया जाए। तीसरे नंबर में सैनिटाइज़र एक बोतल जेब में रखनी चाहिए, ताकि जाने अनजाने में हम कभी भी गलत चीज़ को टच कर जाएं तो हर 2 घंटे में अगर हम नियम पूर्वक अपने हाथों को एल्बो तक, क्योंकि हमारे हाथ खुले होते हैं, तो हाथ और एल्बो तक अगर हम हाथ को सैनिटाइज करते हैं तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ और समझनी है कि जब सभी लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, तो अगर जाने अनजाने में, क्योंकि आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा कोरोना नहीं है, हमारी बस्ती इतनी बड़ी है कि ये आप किसी कोरोना वाले व्यक्ति से टकरा जाएंगे, ऐसी संभावना बहुत कम रहने वाली है। तो
इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। गलती से किसी के नज़दीक भी आ गए तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि आप दोनों ने मास्क पहना हुआ है, तो दोनों ने मास्क पहना है तो रोग, अगर एक आदमी रोगी है तो रोग फैलने की संभावना फिर भी 20% जैसी ही रहती है। ठीक है। अब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन लिया और हाथ को सैनिटाइज कर लिया, तो आप अगर रेड जोन में भी हैं तो भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि डर लोगों को ज़्यादा सता रहा है, रियल में रोग इतना सताता नहीं है। और न करे नारायण, अगर रोग लग भी गया तो ये समझो कि सिंगापुर में 15,000 इंडियन वर्कर को रोग लगा, एक भी सीरियस नहीं हुआ है। तो आप इसे, जैसे मलेरिया के सीज़न में मलेरिया होता है, डेंगू के सीज़न में कई लोगों को डेंगू भी हो जाता है, तो हम उसके अंदर लड़ाई लड़के बाहर निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाएंगे। तो इस खौफ को सर में से निकाल देना है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये कंटेजियस मतलब जल्दी फैलने वाला रोग है, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को पहनने की आदत को रखना होगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। वो भी सिंपल है। आप अपने परिवार में जो आपकी माँ या बेसिकली वाइफ हैं उनको कहिए कि पूरे परिवार के लिए रात को सोने से पहले आधा लीटर दूध बना के और उसके अंदर 1-1.5 चम्मच हल्दी डाल के उसको उबाल दें और सबको बेसिकली आधा आधा कप पीने को बोले सोने से पहले। ठीक है। उसके अलावा बेसिकली सुबह उठें तब एक जग नींबू पानी का, नवसे के पानी का बना दिया जाए, और जो घर की जो मेन लेडी हैं वो एक कंपलसरी रूप से देखे कि जो भी बेसिकली बिस्तर से या बेडरूम से बाहर आता है वो 1 गिलास पानी पी के आगे बढ़े। तो जब तक अपन इस चीज़ को मेंटेन करेंगे कि सुबह नींबू का पानी गर्म पानी के साथ और शाम को हल्दी वाला दूध, तो हमारी इम्यूनिटी सही रहेगी। ठीक है। अब आप देखो, एक्चुअली हर बड़े बदलाव के लिए एक हादसा ज़रूरी है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में लोगों ने कभी भी क्वालिटी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब समय आ गया है कि कुदरत हमें फोर्स करेगी कि नीट एंड क्लीन रहो, कारण बिना लोगों को मिलो मत, कारण बिना ये पार्टियां ना करो, कारण बिना होटल का कचरा खाना ना खाओ। ठीक है। तो ये एक समय ऐसा आ रहा है कि कुदरत हमें सिखा रही है और इसे हमें हैप्पीली सीख लेना चाहिए। उसमें कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन या कोई भी तरह का फ्रस्ट्रेशन फेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हर तरह का खाना पीना ना मिल पाए, कोई कहेगा सब्जी नहीं मिल रही, कोई बोलेगा कि मुझे सैलड नहीं मिल रहा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मूंग चने की दाल और रोटी या मूंग चने का दाल और चावल 2 दफ़े खाते हो और सुबह एक हल्का सा दूध के साथ इवन ब्रेड का भी ब्रेकफास्ट करते हो, तो आपके शरीर को सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये समय कोई लाइफ टाइम रहने वाला नहीं है। अगर 3 महीने या 2 महीने दाल चावल या दाल रोटी खा के, स्पेशली मूंग चने की दाल जिसमें सारे पौष्टिक आहार आ जाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह लाइफ को पॉजिटिवली मैनेज कीजिए और काम धंधे पे लग जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। कितने लोग एग्जाम्पल देते, अरे आपने देखी भीड़ कैसी लग गई थी। अरे भाई, भीड़ लग गई थी तो वो भीड़ वालों को भी क्या है कि 15-20 दिन के अंदर धीमे धीमे वो भीड़ भी गायब हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग थप्पड़ से सीखेंगे, कुछ लोग बीमार होकर सीखेंगे। पर इस हादसे से गुजरना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हादसा नहीं होगा और हादसे में से गुजरेंगे नहीं तो हम जो कोरोना के बाद वाला जो नया जीवन है उस तक पहुंचेंगे नहीं। तो उस जीवन पे पहुंचने के लिए इस हादसे को पोस्टपोन नहीं करना है, इस हादसे से गुजरना ज़रूरी है। तो इस हादसे से गुजरेंगे और इसी तरह हम बेसिकली एक होके इन सारे नियमों का पालन करेंगे एंड वी कैन बी सेफ। सेफ्टी के बारे में कोई भी चिंता मत करो, कोई भी प्रकार की रूमर में बिलीव मत करो। वैज्ञानिक रूप से जो भी बताया गया है कोरोना के बारे में उसका ख्याल रखो तो किस्सा खत्म हो गया। अब देखो, अभी भारत में डेंगू के सीज़न में हम क्या करते हैं, चाइनीज़ रैकेट मच्छर मारने वाला, अलग अलग प्रकार के मॉस्किटो रेपेलेंट सब लेके ही बैठते हैं ना। जैसे ही मलेरिया का सीज़न आता है तो मच्छर से बचने की कोशिश करते हैं। बरसात का सीज़न आता है तो हम बाहर का खाना कम कर देते हैं ताकि बीमार ना पड़ जाए। बरसात के सीज़न में अब देखो, कोई पानी पूरी खाने जल्दी कोई जाएगा नहीं, पढ़ा लिखा इंसान। तो सिंपल लॉजिक है कि जिस समय पे जिस रोग का चलन है उसके अनुसार अपनी लाइफस्टाइल को बदल दिया जाए। इतना करेंगे तो कोई भी प्रकार का टेंशन या कोई भी प्रकार के रोग से डरने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद। तो सामीन, आपने सुना डॉक्टर आशुतोष ने कितने आसान अल्फाज में हम सबको समझा दिया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्या क्या एहतियात बरतनी है। पता है, कई बार मैं ये सोचती हूँ कि ये दरअसल हमारे अल्फाज होते हैं, हमारे बात करने का तरीक़ा होता है।
मतलब जैसे मैं आपसे बातें करती हूँ मज़े से एकदम बिल्कुल। तो ये दरअसल इंसान के बात करने का तरीक़ा, उसके अल्फाज का चुनाव होता है जो हमें बहुत ही कंफर्ट जोन में पहुंचा देता है एकदम। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बातें कितने आसान सहल अंदाज में समझाई, या फिर बात करने का वही तरीक़ा थोड़ा बरक्स हो तो हम प्रेशर में आ जाते हैं, हमें लगता है अरे ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, अब हम इससे कैसे निकलेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब गुफ्तगू की जाए तो लहजा और जो अल्फाज का इंतखाब है वो ऐसा हो जो सामने वाले को इत्मीनान दिलाए, उसको सुकून पहुंचाए, उसको तसल्ली दे। और इसीलिए ये तो रही बात कि जब हम किसी को कुछ बात समझा रहे हैं, वैसे भी आम तौर पर जब हमारी गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, तो गुफ्तगू कहते हैं कि दो तरह की होती है। कि एक बार तो हमारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि सुनने वालों के दिल में उतर जाते हैं, हम और हमारी बात, और कई बार इसके बरक्स होता है कि हम सुनने वाले की यानी सामने वाले के दिल से उतर जाते हैं। दोनों बातों में बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। खैर, बात ये चल रही थी कि चूंकि मौसम बदला तो थोड़ी सी परेशानियां सेहत की तरफ से आ सकती हैं, और ऐसे में क्या किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये मौसम बड़ा खूबसूरत मौसम होता है, मौसम बरसात, और इसका इंतज़ार बहुत लोगों को रहता है। इसको मोहब्बतों का मौसम कहा जाता है, इसको विसाल का मौसम कहा जाता है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो शुअरा ने, हमारी उर्दू शायरी के हवाले से बात की जाए तो बेहद बेहिसाब लिखा है बरसात के मौसम पर। कहीं कुछ अशार हैं तो कहीं पूरी पूरी बहुत तवील नज़में तक लिख डाली गई हैं इस मौसम के हवाले से, इस मौसम की खूबसूरती को बयान करते हुए। कहते हैं कि ये जो बरसात का मौसम होता है ना सामीन, ये इंसान के जहन को तहरीक देता है। जैसे प्रोग्राम सुनने वाली बहनें जैसे ही बारिश होती है तो वो तुरंत मतलब आनन फानन प्रोग्राम बनाती हैं कि आज इस चीज़ के पकौड़े बनाए जाएंगे। पकौड़े तो तुमने बहुत खाए होंगे बाबू। और वहीं अगर किसी को पेंटिंग का शौक़ है तो वो कैनवस पर उस मंज़र को उतारना चाहता है जो उसके चारों तरफ है, क्योंकि इस कदर खूबसूरती कुदरत इस मौसम के तवस्सुत से बिखरा देती है पूरी ज़मीन पर कि उसके लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी हर एक ने इसको जिस तरह से समझा उसी तरह से बयान भी कर दिया। नज़ीर अकबर आबादी साहब ने बड़ी खूबसूरत नज़्म लिखी, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। आपने पढ़ी भी होगी, टेक्स्ट बुक में मौजूद है ये कई जगह पर। है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हर घात की बहारें, क्या क्या मची है यारों बरसात की बहारें। बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झाड़ियों की मस्तियों में धूमें मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जा जलथल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं सब्ज़े नहा रहे हैं, क्या क्या मची है यारों बरसात की बहारें। बड़ी तवील नज़्म है और कोई भी मंज़र बरसात के हवाले से, चाहे वो मौसम की खूबसूरती, रिमझिम बरसती बारिश, आसमान पर छाए बादल, ऐसे में परिंदों की चहकार, या फिर खेतों में काम करते हुए लोग, या फिर आम पब्लिक जो इसको सेलिब्रेट करती है किस किस अंदाज में, सारी चीज़ें इसमें बयान की गई हैं। अगर कभी फुर्सत मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। और इसी तरह से मुझे एक नज़्म यहाँ पर याद आती है, इस्माइल मेरठी साहब ने भी बड़ी खूबसूरत मंजर कशी की है। वो देखो उठी काली काली घटा है चारों तरफ छाने वाली घटा, घटा के जो आने की आहट हुई, घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई, घटा आन कर मैं जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई, ज़मीं सब्ज़ से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। ये भी एक तवील नज़्म है, कभी फुर्सत मिले तो ज़रूर इससे इस्तिफ़ादा कीजिएगा। उर्दू शायरी में आपको जा बजा इस तरह के अशार मिल जाते हैं, पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, ख़ास तौर पर अगर मौसम भी उसी हिसाब से हो। जैसे एक शेर है, कितनी शर्मीली लजीली है हवा बरसात की, मिलती है उनकी अदा से हर अदा बरसात की।
जाने किस महिवाल से आती है मिलने के लिए, सोहनी गाती हुई सौंधी हवा बरसात की। खूबसूरत सी ये पूरी एक गज़ल है जो बरसात के हवाले से एक नामालूम शायर, मतलब नामालूम तो नहीं कहना चाहिए, अलबत्ता मुझे इनका नाम नहीं मालूम, वरना मैं आपको ज़रूर बताती। गज़ल बड़ी अच्छी इन्होंने बरसात के हवाले से लिखी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब घर में फुर्सत से हैं आप और आपको मौका दिया है अल्लाह ताला ने, तो आप थोड़ा सा इस्तिफ़ादा कीजिए, कुछ किताबें पढ़िए। एक शेर और यहाँ पर मैं आपको सुनाऊंगी, सज्जाद बाकर रिजवी साहब का है। टूट पड़ती थी घटाएं जिनकी आंखें देखकर, वो भरी बरसात में तरसे हैं पानी के लिए। तो वहीं ज़फ़र इकबाल कहते हैं, उसको आना था कि वो मुझको बुलाता था कहीं, रात भर बारिश थी उसका रात भर पैगाम था। तो वहीं जमाल एहसानी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, उसने बारिश में भी खिड़की खोल के देखा नहीं, भीगने वालों को कल क्या क्या परेशानी हुई। और इस पर मुझे ये याद आया, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कई बार बारिश कई लोगों के लिए जहमत बन जाती है। बारिश को एंजॉय कीजिए, इस दुआ के साथ कि बारिश जब भी आए रहमत की बारिश हो। फ़िलहाल यहाँ पर एक बड़ी अच्छी नज़्म है बरसात के हवाले से, M.R. चांडला साहब ने रिसाइट किया है। चलिए उसको सुनते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और इस मौसम के मज़े को और दोबाला करते हैं।
बरसात की। सुख पोशिश पर है जर्दो सब बूटों की बहार। सुख पोशिश पर है जर्दो सब बूटों की बहार। क्यों न हो रंगीनियां तुझ पर फिदा बरसात की। क्यों न हो रंगीनियां तुझ पर फिदा बरसात की। तो जनाब-ए-मन सबीहा की मीठी मीठी और मालूमाती बातें भी हो गई उर्दू अदब और बरसात के हवाले से, और सावन की फुहारों से शराबोर भी हुए सावन का गीत सुनकर। जाने से पहले चंद मीठी मीठी बातें और हो जाएं तो कैसा रहेगा? क्यों, क्या ख्याल है दोस्तों? लेकिन लेकिन ठहरिए ठहरिए, अभी हमारे पिटारे में एक गज़ल और है, तो आइए उसको समाप्त करते हैं। आवाज़ है मुकेश की और कलाम गुलजार का। हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें। हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें। दिल ही नहीं रहा है जो कुछ आरज़ू करे। दिल ही नहीं रहा है जो कुछ आरज़ू करे। हर चंद आईना हूँ पर इतना हूँ ना कबूल। हर चंद आईना हूँ पर इतना हूँ ना कबूल। फेर ले वो जिसके मुझे रूबरू करे। दिल ही नहीं रहा है जो कुछ आरज़ू करे। न गुल को है सबात ना हमको ही एतबार। न गुल को है सबात ना हमको ही एतबार। किस बात पर चमन हवा से रंगो बू करे। किस बात पर चमन हवा से रंगो बू करे। हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें।
और अब जाने से पहले कर लेते हैं कुछ मीठी मीठी बातें, और ये मीठी मीठी मुफीद बातें हैं शहद यानी हनी के मुतालिक। शहद को दोस्तों आमतौर पर जिल्द में निखार लाने या फिर निज़ाम हाजमा को दुरुस्त करने, वज़न कम करने और इम्यूनिटी में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शहद को एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सारे गुण इसमें मौजूद हैं। अगर चोट लग जाए तो शहद के इस्तेमाल से ज़ख्म जल्द भर जाता है, और कम मिक़दार में शहद को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यूं ही बस 2-3 चम्मच आप इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसके फ़ायदे और बढ़ जाएं तो इसको गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए, गुनगुने पानी के साथ, बहुत मुफीद होता है। वज़न तो कम करता ही, आपके जिस्म की फ़ैट को भी कम करता है और आपको तवानाई भी देता है। तवानाई से याद आया, अगर आपको बहुत क्विक आयरन चाहिए तो इसकी कमी को भी ये बहुत जल्द दूर करता है। थोड़ा सा शहद आप बस ऐसे ही चाट लीजिए, फ़ौरन आपको आयरन यानी फौलाद मिल जाएगा और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा और आपके चेहरे की चमक दमक और बढ़ जाएगी। ऐसे ही और मीठी मीठी बातें आइंदा प्रोग्राम में होंगी, क्योंकि आज तो हमने काफ़ी मिठास घोली अपनी मीठी मीठी बातों से। तो जनाबे मन सबीहा फजल फूला पंडिता के साथ अपने मेज़बान नईम को दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। आइंदा फिर होगी आपसे मुलाकात। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, जय हिंद।